जज साहब ने खुद कहा कि आप माफी मांगो। अगर कोई जज ये कह रहा है तो वो उस मुकदमे को सुनने के केपेबल नहीं है, क्योंकि वो बायस्ड है, उसका ओपिनियन पहले से तय था, इस ग्राउंड को लिया नहीं। डिस्क्वालिफिकेशन का जो कानून है वो 102 और जो संविधान की धारा है 102 उसके तहत दिया गया है। आप वो धारा भी दर्शकों को पढ़ा दें। न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने सियासत खेली है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीते एक दिन पहले ये कहा जाता है कि 2 साल की सजा हुई, अगले दिन ऐलान किया जाता है कि संसद सदस्यता रद्द हो गई, और आज की अगर बात करें तो राहुल गांधी को सांसद जो घर मिला हुआ है वो खाली करने का नोटिस दे दिया गया है, पानी बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट पराचा साहब मौजूद हैं। सर, इतनी जल्दी आखिरकार राहुल गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में क्यों मची हुई है? भारतीय जनता पार्टी में नहीं, पूरी आरएसएस और जो उनका इकोसिस्टम है ना, जो देश के टुकड़े करना चाहता है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, उनमें एक खलबली मची हुई है, क्योंकि वो राहुल गांधी के जरिए सारी ऑपोजिशन को एक मैसेज देना चाहते हैं कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना। जो बोलेगा कोई कायदा कानून अदालत तरीका कुछ नहीं मानते, वो गुंडागर्दी पे आमादा है। अब देखिए, इसमें बुनियादी बात क्या है। चोरी करना गुनाह नहीं है, चोर को चोर कहना गुनाह है। क्या हुआ, इससे नतीजा क्या निकल के आ रहा है? चोरी करना बिल्कुल गुनाह नहीं है। ये सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो मोहन भागवत जी की सरकार है, उसमें चोरी करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी, एम कैपिटल ओ कैपिटल डी कैपिटल आई कैपिटल मोदी, और वो ओबीसी नहीं होते हैं। पहली बात ये ध्यान से सुन ले। ये जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये ओबीसी का भी एक फ्रॉड है। इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि मोदी जो हैं वो क्या ओबीसी होते हैं? ये कहां लिखा है? एक बात तो यदि, और मैं तो ये कहता हूं कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग जो हैं, अगर वो कोई संविधान के विरुद्ध जाके काम करते हैं या चोरी करते हैं तो उनकी सजा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बुनियादी तौर पे ईमानदार लोग हैं ना, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग। मनुवादी थोड़ी हैं, मनुवादी मानसिकता के थोड़ी हैं। तो हम तो खुद ही कहते हैं जो हमारे में अंदर से चोर होगा एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों में, तो उसकी सजा और ज्यादा होनी चाहिए। तो यदि मोदी जी ऐसा कहते हैं कि वो ओबीसी हैं, तो हमारी नजर में कोई ओबीसी या मुस्लिम या सिख क्रिश्चियन बौद्ध या एससी या एसटी चोरी करेगा तो हम लोग अपनी नजर में उसकी सजा ज्यादा मानते हैं। तो मोदी जी ज्यादा सजा भुगतने के लिए तैयार रहे यदि वो अपने आप को ओबीसी बोल रहे हैं, क्योंकि ओबीसी बुनियादी तौर पर ईमानदार होते हैं। उनमें से कुछ लोग बेईमान हो सकते हैं। इसका उल्टा मनुवादी मानसिकता के लोगों में, जो बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्चुअली बेईमान होते हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग, उनमें से भी कुछ ईमानदार हो सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट। अब मुद्दे पे आते हैं। चोरी करने के लिए पूरा माहौल, पूरा पैराफर्नेलिया अमित शाह जी के थ्रू मोदी जी ने बनवा के दिया। अडानी के अलावा भी बहुत सारे, अंबानी हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं जो चोरी डकैती करके 15 से 20 लाख करोड़ रुपए तो बैंकों के मार चुके हैं पिछले कुछ ही साल में, 6-7 साल में। तो ये चोरी नहीं है ना चोरी? अब चोरी को चोर, अब अगर हम ये बोलेंगे कि अडानी चोर है तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ईडी, सीबीआई, ये वो, और जो प्रेशर में लेके जो जुडिशरी खुद बोलती है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बोल चुके कि हम लोग जो हैं प्रेशर में हैं और जनता हमारी रक्षा करने आए। सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं। आज के जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं उनको डराने की, धमकाने की कोशिश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स कर रहे हैं। ये देखो हालात। ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे हक में फैसला नहीं दिया तो ये मोदी सरकार ये भी कर सकती है, अमित शाह जी के जज लोया का एग्जाम्पल क्यों बार बार ये खुद ही पब्लिसाइज कराते हैं? ये अमित शाह जी खुद ही बार बार अखबारों में निकलवाते हैं ना कि जज लोया का केस बार बार हाईलाइट कराते हैं। क्यों कराते हैं? एक मैसेज देने के लिए। ये तो ये भी काम कर सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस हमारे, मतलब मोदी जी, अडानी जी और अंबानी और इस तरह के जो बेईमान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बेईमान नेता हैं, उनके पक्ष में फैसला नहीं दोगे तो तुम्हारे घर की बिजली पानी भी काट देंगे। ये मैसेज देना चाहते हैं। क्यों? अब असली बात यह है कि देखिए, मैं तो जब पहले दिन से एक बात को कह रहा हूं
कि हर एक लीगल टीम का अपने अपने एक तरीका होता है, लेकिन राहुल गांधी जी की जो लीगल टीम है उसको अटैक भी करना शुरू करना चाहिए, जो अभी तक बिल्कुल नादारद है उनकी टीम की तरफ से। जो कार्रवाइयां हुई हैं आज तक उनके साथ, वो सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हुई हैं। जैसे ये जो डिस्क्वालीफाई भी किया गया, मैंने पहले भी बोला था, मुझे बड़ी हैरानी है कि डिफेमेशन के केस में सजा कैसे होगी। मैं सच में बहुत हैरान हूं। जज भी अच्छे बुरे होते हैं, वो भी सोसाइटी का हिस्सा है कुछ लोग, और इसीलिए हमारे यहाँ टायर सिस्टम है अपील करने का भी और उनका भी। तो पहली बात यह कि इसमें सजा कैसे होगी, ये बहुत ही सोचने का विषय है, सबको देखना चाहिए। मेरे हाथ भी अगर इसकी एविडेंस लगेगी और जजमेंट लगेगी, उसकी ट्रांसलेशन करा रहे हैं, तो ये बहुत सोचने का विषय है कि सजा कैसे होगी ऐसे केस में जिसमें कोई सबूत ही नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जज अगर ये कहने लगे कि माफी मांग लो, ये जज को शोभा नहीं देता, इनको ट्रांसफर मांग लेना चाहिए था ऐसे जज से, अगर जो प्रेस की खबरें हैं वो सच है। क्योंकि ऐसी भी खबरें आई हैं प्रेस में कि जज साहब ने खुद कहा कि आप माफी मांग लो। अगर कोई जज ये कह रहा है तो वो उस मुकदमे को सुनने के केपेबल नहीं है, क्योंकि वो बायस्ड है, उसका ओपिनियन पहले से तय था, इस ग्राउंड को लिया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, अब ये डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पे आ जाए। डिस्क्वालिफिकेशन का जो कानून है वो 102 और जो संविधान की धारा है 102 उसके तहत दिया गया है। आप वो धारा भी दर्शकों को पढ़ा दें। ये है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament. ये जो है ये होगा इसका by the law established। अब लॉ इसके बारे में क्या है? लॉ इसका आता है जो नोटिस भी दिया गया 102 में संविधान की धारा में और सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब ये धारा 3 में होता है। मैं धारा 3 भी पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके दर्शकों को, क्योंकि देश में प्रॉब्लम एक ये भी है कि कानून को लोग अच्छी तरीके से समझते नहीं है, संविधान को लोग अच्छी तरीके से समझते नहीं है और जानकारी नहीं है। ये संविधान हर एक नागरिक की जानकारी में होना चाहिए, कानून जनता की नॉलेज में होना चाहिए। तो सब सेक्शन 3 में पढ़ रहा हूं। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड to imprisonment for not less than 2 years other than any offence referred to in subsection 1 or subsection 2 shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release। तो 1 और 2 में क्या आते हैं वो भी जरूरी है जानना दर्शकों का। जब 1 और 2 में आते हैं, धारा 153 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जिसका SC/ST एक्ट बन गया है, साधारण कस्टम्स एक्ट आता है और UAPA आता है, फॉरेन एक्सचेंज का आता है, फेरा का लॉ आता है, NDPS यानी कि ड्रग्स का लॉ आता है, और टेरर एक्ट का आता है सेक्शन 7, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को डिसयूज का आता है 125, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस आता है, और सेक्शन 6 ऑफेंस प्लेसेस ऑफ वर्शिप के खिलाफ जो आता है, और फिर आता है ऑफेंस इंसल्टिंग नेशनल फ्लैग। सती प्रथा के ऊपर अगर किसी के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म का पोटा का मुकदमा दर्ज हुआ, ठीक है, ये सारे बुनियादी तौर पे आते हैं। सब सेक्शन 2 में आता है एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग और प्रॉफिटेरिंग, जो कि ज्यादातर फिर वही मैं बताऊंगा कि जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वही होर्डिंग और इस चीजों में फंसते हैं। एडल्ट्रेशन फूड, ये भी वही। एनी प्रोविजन ऑफ डावरी प्रोहिबिशन, इन सभी में से तो कोई राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं था मुकदमा। तो अब धारा 3 मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, सब सेक्शन 3। अब धारा 4 सब सेक्शन 4 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप सब सुनिएगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और 2 और सबसेक्शन 3 अ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कुछ भी उन सब तीनों धाराओं में लिखा हो, ए डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सबसेक्शन shall not in case of a person who on the date of conviction is a member of parliament। यानी कि राहुल गांधी जी उस दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको सजा हुई, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लेजिस्लेचर और द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टेक इफेक्ट, अब ये जरूरी है, टेक इफेक्ट अंटिल 3 months have elapsed from the date, और पहली चीज
कि 3 महीने गुजर नहीं गए उस सजा होने के दिन से, पहला रिक्वायरमेंट। और इफ विद इन दैट पीरियड एन अपील और एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज ब्रॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन और सेंटेंस अंटिल दैट अपील और एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कोर्ट। यानी कि अगर अपील 3 महीने का टाइम है अपील फाइल करने का, 3 महीने तक तो किसी हालत में वैसे ही इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, पहली बात। उसके बाद अगर अपील फाइल कर दी तो जब तक अपील पे फैसला नहीं होता था, डिस्पोज ऑफ नहीं हो गई अपील, तब तक तो अभी पहले 3 महीने नहीं गुजरे। ये जो कार्रवाई स्पीकर के ऑफिस ने की है, इसके खिलाफ ये अपने आप में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके खिलाफ मुकदमा राहुल गांधी जी की टीम को कराना चाहिए, पहली बात। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें निकल के आएंगी कि इस फैसले के किसने दिन, एक ही दिन बाद हो गया, 2 दिन बाद, एक ही दिन बाद हो गया, तो क्या जज साहब स्वयं ये जजमेंट जो कि गुजराती में थी लेकर स्पीकर के ऑफिस में गए उसी रात को, या जज साहब ने कोई एक वो भेजा, मैसेंजर भेजा कि स्पीकर साहब को जाके देखे और आज ही रात इस पे कार्रवाई कराओ, ऐसा कोई ऑर्डर में लिखा था? ये स्पीकर साहब को प्राप्त कहां से हो गई जजमेंट? इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसकी अभी तक कोई डिमांड मैंने तो देखा भी नहीं है, हो सकता है की वो डिमांड, लेकिन स्पीकर साहब के खिलाफ, स्पीकर साहब कोई कानून से ऊपर नहीं है। अगर वो कोई अपराध करते हैं, जैसा इस जजमेंट में भी कहा गया कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उसे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, हालांकि ये गलत बात है मेंबर, लेकिन अगर स्पीकर है तो सजा एमपी से भी ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर स्पीकर साहब के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया जाएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही मजबूत केस होगा स्पीकर साहब के खिलाफ, कॉग्निजेबल ऑफेंस 218 और 19 का आईपीसी का बना। क्योंकि सर इसी के साथ साथ सवाल ये भी खड़े होते हैं कि पार्लियामेंट में 543 एमपी हैं, 233 के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, पर संसद सदस्यता रद्द होती है तो नाम आ जाता है आजम खान का। आजम खान के दौरान पूरी तरीके से खामोशी थी राहुल गांधी को लेकर के, अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अगर उसी दौरान आजम खान को लेकर के सड़कों पर निकलते तो क्या ये तस्वीर सामने आती? देखिए, मेरी अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे, और मैं तो क्रिमिनल मीडिया जिसको आज राहुल गांधी जी ने भी निकाल दिया, पता नहीं निकाला या नहीं निकाला, वो मोदी मीडिया नहीं है, वो क्रिमिनल्स हैं। वो देश को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़े एजेंडा पे काम कर रहे हैं, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी, वो क्रिमिनल्स हैं, सब टेररिस्ट हैं वो सब। तो उनको तो मैं तो इंटरव्यू नहीं देता, लेकिन जो ईमानदार पत्रकार हैं आपकी तरह, उनको सब इंटरव्यूज में मैंने कहा जो अत्याचार और जो गलत काम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, सिख कम्युनिटी के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, बौद्ध कम्युनिटी के साथ, और उससे भी ज्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ हो रहे हैं या ओबीसी के साथ हो रहे हैं, वो सबके साथ होंगे। तो जैसे मॉब लिंचिंग मुस्लिम्स के साथ हो रही है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ हो रही है, तो सबके साथ होगी। वो प्रैक्टिस हो रही थी, मतलब मेन। अब सबसे बड़ा हाथ ही मार दिया ना उन्होंने, सबसे बड़ी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं उन्हीं के ऊपर सीधा अटैक कर दिया बिना किसी डर और शर्म के। शर्म तो खैर मनुवादी मानसिकता के लोगों से एक्सपेक्ट करना ही बेवकूफी की बात है, लेकिन डर भी नहीं है कोई। पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं? चलिए, एक फैसला हो गया, उसके बाद मेंबरशिप छीन के क्या ये मोदी जी और अमित शाह जी स्पीकर साहब के ऑफिस से क्या मैसेज दिलवा रहे हैं कि एक बात कही गई थी ना वहां पे लंदन में, तो ये समझते हैं हम पूरी दुनिया को। हम नहीं डरते किसी से भी, हमें कोई शर्म नहीं है, हमें कोई हया नहीं है, हम बिल्कुल बेशरम और बेईमान लोग हैं। तो हमारे स्पीकर का ऑफिस को भी इन्होंने डेनिग्रेट कर दिया इस काम को करवा के, एक दिन के अंदर अंदर इंप्लीमेंट करना। कौन सा पहाड़ टूट जाता है एक चोर को चोरी तो कहा था, एक नहीं 3-4 चोरों को, 3-4 मोदी चोर पकड़े गए ना। नीरव मोदी कौन है? मोदी जी उनसे रिश्ता बताएं अपना। मेहुल चौकसी जी को तो अपना फ्रेंड बताते हैं ना, मेहुल चौकसी के रिश्तेदारी तो है। तो राहुल जी ने देखो कि आम लोगों को समझाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है तो सभ्रांत भाषा बोलना, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि चोर जो चोरी कर रहे हैं संविधान को तोड़कर, सरकारों में बैठे बड़े बड़े लोग या इंडस्ट्रीज बड़े बड़े,
आम जनता को कैसे समझाया जाए कि ये बड़े बड़े लोग जो अच्छी टाई कमीज पहन के और बड़े बड़े महंगे सूट पहन के खड़े घूम रहे हैं, ये चोर हैं, ये बेईमान है। उनको समझाने की जिम्मेदारी भी एमपीज और एमएलए लीडर के ऊपर होती है, एमपी के ऊपर होती है। तो नीरव मोदी को चोर नहीं बोला जाएगा तो आम जनता कैसे समझेगी? इतने अच्छे कपड़े पहन के बैठा हुआ है। मेहुल चौकसी जो कि उसका रिश्तेदार है, वो भी पीछे से मोदी ही होगा, जो मोदी जी का घनिष्ठ मित्र भी है। अडानी जी जो घनिष्ठ मित्र है अमित शाह जी के, तो अब अगर शाह को किसी को अमित शाह जी को बोला जाएगा कि ये चोरों के साथ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी सारे शाह चोर हो जाएंगे। ये नहीं है ना बात, मैसेज समझने की थी। तो नीरव मोदी चोर है, इसमें मोदी जी बता दें कि वो बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है नीरव मोदी, तो हम मान लेंगे। ललित मोदी जी कह दें, सर्टिफिकेट दे देना कि मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि ये इन लोगों को मैंने इजाजत दे रखी है चोरी करने की, पैसा लूटो देश का और भाग जाओ, मैं मदद कर रहा हूं इसलिए चोर नहीं है, तो हम मान जाएंगे। नहीं तो ये दोनों मोदी चोर हैं। और इतने सारे मोदी जब चोर हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी की तरफ इशारा था कि ये जो चोरों के जो प्रोटेक्टर हैं वो प्रधानमंत्री जी जो कि नरेंद्र मोदी हैं वो हैं। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में इस चीज को समझना चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पे बात यह है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि आरएसएस और बीजेपी से कनेक्टेड नहीं, ये समझ लें अपने पराये का भेद नहीं है। महबूबा मुफ्ती ऊपर कश्मीर से लेके और महाराष्ट्र तक की बारी आ चुकी है, जो इनके खुद के बड़े अच्छे मित्र थे उनका क्या हर्षद किया। एक राम जेठमलानी जी का आखिरी एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने साफ साफ तौर पे ये कहा है अपने एक इंटरव्यू में, मरने से पहले कि उन्होंने इंटरव्यू दिया, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों चीटर हैं। ये कहा है उन्होंने। चीटर मेरे ख्याल से चोरों से भी बड़ी बात होती है, ये राम जेठमलानी जी ने कहा है चीटर। और अपने आप को गुनहगार माना है कि मैंने एक गुनाह किया है। उन्होंने देश की जनता से माफी मांगी है कि इन दोनों चीटरों को मैंने बचाया, राम जेठमलानी जी ने कहा। तो अब राम जेठमलानी जी के ऊपर ये डिफेमेशन का केस तब क्यों नहीं किया? उन्होंने तो खुलेआम इनको दोनों को ही चीटर कहा था और ये भी कहा था कि मैंने इनको बचाया चीटरों को। तो अब ये चीटर राम जेठमलानी जी के कहने के हिसाब से नरेंद्र मोदी चीटर है और अमित शाह जी चीटर है। अब क्या करेंगे बताएं? तो केस आप पर भी लगेगा, फिर जेल जाने के लिए तैयार है? क्योंकि जो जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के, 1000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो अमित शाह जी, केस तो छोटी बात है, मुझे मरवाने के लिए कोशिश कर रहे हो। दिन रात अमित शाह जी प्लान कर रहे हैं कि कैसे मेरी हत्या कराई जाए। अब करें जो करना। मैं डर रहा हूं, मैं डरूंगा। मैंने बहुत इनके जो दोनों के राजनीतिक वो थे ना गुरु, अहमद पटेल साहब, मैंने उनको सीधा किया है भारत के संविधान और कानून से। ये दोनों उसी से उनसे तो सीख के सारी हथकंडे अपना रहे हैं, वही तो थे इनके बॉस। तो ऐसे नहीं होता है। संविधान हम साबित करेंगे कि संविधान और कानून अमित शाह और मोदी जी दोनों को मिलके और मोहन भागवत जी और पूरी आरएसएस से भी बड़ा है संविधान। जो संविधान के बाहर जाएगा वो संविधान द्वारा पकड़े जाएंगे। हम लोग तो जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं, देश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उन जर्नलिस्टों की तरह नहीं है जो जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि मोदी जी को डिफेंड करना देशभक्ति है। ये बेईमानी, चोरी है। सरकार में जो बैठा है उसको डिफेंड करना नहीं, जो सरकार के खिलाफ सरकार की चोरियां पकड़ रहे हैं उनको डिफेंड करना जर्नलिज्म होता है। इसमें बहादुरी बता रहे हैं कि हम मोदी जी को डिफेंड कर रहे हैं। बेशर्म लोग। एडवोकेट पराजय साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं राहुल गांधी को टारगेट करके, उसे देशी नहीं बल्कि दुनिया भी देख